तो आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर क्राइम मिस्ट्री एंड हिस्ट्री शो में। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी, जिसे अगर असलियत में कही जाए तो कई महीनों में बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये कहानी रियल है। हमने अक्सर पहले के दौर में सुना है कि पहले के लोग, पहले के राजा महाराजा या फिर बादशाह जो हुआ करते थे, वो अपने प्रजा के प्रति बड़े दयालु होते थे। वो अक्सर भेष बदल कर अपनी प्रजा का हालचाल लेने अपनी प्रजा के बीच में जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ चलन बदलता है, वो प्रथा एक तरीके से खत्म होती नजर आई। अगर मैं आपको उसी तरीके की कोई कहानी बताऊं तो आपके लिए बिलीव करना मुश्किल है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन ये रियल स्टोरी है। जी हाँ, आज के दौर में ऐसी स्टोरी बहुत कम सुनने को मिलती है, लेकिन ये रियल स्टोरी है और ये घटी है पिछले कुछ टाइम पहले। ये किस्सा है 1979 का, यानी कि लगभग आज से 44-45 साल पहले की बात है ये। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के ऊपर एक कहानी है। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री नहीं बने, चौधरी चरण सिंह का इंट्रोड्यूस कराता हूँ सबसे पहले मैं आपको। चौधरी चरण सिंह थे कौन? चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। हिंदुस्तान के गृह मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में शरीक थे। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे। किसानों के प्रति उनका खास लगाव था। जाट नेता थे। खुद का बैकग्राउंड उनका किसानी से था। मेरठ के रहने वाले थे और किसानों में उनकी एक अलग ही शख्सियत थी। किसान उन्हें बहुत मानते थे, वो भी किसानों के लिए काफी उनके प्रति लगाव था उनका। तो किसानों के किसी भी तरीके कोई परेशानी शिकायत होती थी, चौधरी चरण सिंह को बेझिझक बता दिया करते थे। वो चौधरी चरण सिंह उसका सोल्यूशन भी कर देते थे। ये किस्सा है 1979 का। उस वक्त तक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो उनके पास एक खत आता है जो किसानों ने अपनी शिकायतें करी थी उसके रिलेटिव। ये किस्सा था इटावा का। उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा, शायद आप में तो बहुत से लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। तो वहां के कुछ किसानों ने आपको खत भेजा था कि वहां के कुछ लोग उनसे किसानी, जो खेती में किसानी करते थे, खेती तो करते थे लेकिन उसका अनाज होता था वो खुद ले आते थे। जो वहां के लैंडलॉर्ड हुआ करते थे उनका थोड़ा दबाव था उनके ऊपर, और पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। तो इस सब को देखते हुए उन किसानों ने चौधरी चरण सिंह को खत लिखा। अब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इत्तेफाक से 1.5-2 महीने बाद चौधरी चरण सिंह का दौरा उत्तर प्रदेश के उसी जगह होता है जहां से खत आया था। उन्हें एकदम याद आती है वो वाली बात कि मेरे पास यहाँ से खत आया था। तो वो अपने काफिले को बीच में रोकते हैं। अब काफिला रोक लेते हैं, चौधरी चरण सिंह उतरते हैं। चौधरी चरण सिंह अपने काफिले को, जो उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं। तो वो मना कर देते हैं कि सर हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तो चौधरी चरण सिंह उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते हैं और फिर वो काफिला थोड़ी आगे आके ठहर जाता है। अब चौधरी चरण सिंह वहां से पैदल उस थाने तक जाते हैं एक किसान के भेष में। चौधरी चरण सिंह शुरू से ही कुर्ता पजामा पहनते थे और टोपी लगाते थे जो नॉर्मल होती है। अब वो पैदल जाते हैं किसान के तरीके से, एक किसान बन के। एक धोती होती है, कुर्ता होता है, फटाल कुर्ता, उस पर मट्टी लगा लेते हैं थोड़ी बहुत, और पैरों में चप्पल नहीं होती। अगर मैं कहूं कि आज के दौर में किसान की दुर्दशा है तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से बैठेगी वो। अब चौधरी चरण सिंह किसान के भेष में बिल्कुल अपने आप को ढाल लेते हैं। अब चौधरी चरण सिंह उस थाने की तरफ जाते हैं। शाम का वक्त था, 6 बजे तकरीबन शाम हो रही थी, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम के वक्त गांव के अंदर क्या माहौल होता है। वहां पर ड्यूटी चेंज हो रही थी, कुछ अफसर आ रहे थे ड्यूटी पर अपनी, कुछ अफसर अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे। जो थानेदार थे वो भी राउंड पर निकले हुए थे। तो ये डिप्टी थानेदार होते हैं, वो उस थाने में मौजूद थे। अब चौधरी चरण सिंह उस थाने में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे थानेदार साहब से मिलना है। लेकिन थानेदार होते नहीं है, तो डिप्टी थानेदार कहते हैं कि बताइए बाबा क्या परेशानी है, हम सॉल्यूशन करेंगे उसका। तो
चौधरी चरण सिंह ने किसान का भेष ले रखा था, तो मैं उन्हें बेचारा किसान ही कहूंगा पूरी वीडियो में। तो बेचारा किसान कहता है कि साहब मेरी किसी ने पॉकेट मार ली है और मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, अपने जो पैसे थे पॉकेट मारी है और वो पैसे मुझे वापसी चाहिए। अब पुलिस वाले अपने अंदाज में उनसे सवाल जवाब करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी पॉकेट कहाँ मारी, कैसे मारी, किसने मारी। तो कहते हैं कि वो मैं मेरठ से आया हूँ और किसी ने मुझे बताया था कि इस इलाके में बैल बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैं अपनी थोड़ी बहुत जमीन बेचकर पैसे लेकर आया था बैल खरीदने, सौदा हो गया था, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरी जेब काट ली। तो पुलिस वाले इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है तुमने पैसे गिरा दिए हों। अब जेब काटने में और पैसे गिराने में दोनों में अलग अलग तरीके की धाराएं लगती हैं। अब बेचारा किसान काफी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं मानते हैं। अब वो बेचारा किसान मजबूर होकर पुलिस थाने के बाहर एक जगह होती है, वहां जाके बैठ जाता है। इतनी देर में जो थानेदार साहब होते हैं वो भी थाने में आ जाते हैं। अब ये सब कुछ एक सिपाही देख रहा होता है, तो उसके दिल में रहम आता है, कुछ भी कह लीजिए। वो बाबा के पास जाता है, किसान के पास, और कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी रिपोर्ट लिखवा सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा आएगा। अब जब किसान ये बात सुनता है कि मैं आपकी रिपोर्ट लिखवा सकता हूँ, तो किसान बड़ा खुश होता है। लेकिन जब अगले पल उसे सुनने को मिलता है कि इसमें थोड़ा खर्चा आएगा, तो फिर किसान मायूस हो जाता है। अब किसान कहता है कि मैं तो पहले से लुटा लुटाया आया हूँ, मेरे पास क्या है। तो सिपाही कहता है देखो तुमने अपने मुंह से कहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे थे, जेब कट गई है, अब पैसे वापसी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। अब किसान मजबूर होता है, कहता है ठीक है। तो सिपाही अपने थानेदार को जाके बात बताता है कि बात तय हो गई है, और रिपोर्ट लिखने के लिए आगे का प्रोसेस जो होता है वो करते हैं। उस वक्त के 35 रुपए जो थानेदार ने मांगे थे, उस वक्त के 35 रुपए मांगे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उन 35 रुपए की आज की क्या कीमत होगी। 1979 और 2023, यानी कि 40-45 साल का डिफरेंट है दोनों में। अब किसान अंदर जाता है अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। एक सिपाही पेन से रिपोर्ट लिखता है। अब रिपोर्ट पूरी लिख जाती है, तो फिर सिपाही पूछता है बाबा से कि बाबा साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे, क्योंकि अमूमन गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ज्यादातर अंगूठा ही लगाते हैं, तो वहां पर दोनों फैसिलिटी होती है, साइन की भी और जो स्टैम्प पैड होता है वो भी। तो किसान कहता है कि मैं साइन करूंगा, तो उसकी तरफ पेन बढ़ाया जाता है। अब किसान जब साइन कर देता है तो सिपाही रिपोर्ट उठाता है। अब इतनी देर में सिपाही रिपोर्ट उठाता, किसान ने रिपोर्ट अपनी तरफ खींच ली और बराबर में रखा हुआ स्टैम्प पैड था वो भी अपनी तरफ खींच लिया। अब ये माजरा देख के थाने के सभी जो सिपाही होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अपने आप में कि माजरा क्या है। अगर इन्होंने साइन करने थे तो स्टैम्प क्यों उठाए अपनी तरफ, अगर इन्हें अंगूठा ही लगाना था तो उन्होंने फिर साइन क्यों करें। लेकिन इस चीज का जो कंफ्यूजिंग थी वो चौधरी चरण सिंह बहुत जल्दी दूर करने वाले थे उनकी। चौधरी चरण सिंह साइन करने के बाद अपने कुर्ते की जेब में से मोहर निकालते हैं और वो मोहर उस पेपर पे मारते हैं। अब जब मोहर पेपर पे पड़ती है तो वहां सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि माजरा क्या है। अब जो अंधेरा था, लालटेन की लाइट भी सब खो रहा था। जब लालटेन की लाइट को रोशनी थोड़ी ज्यादा करे, उस पेपर पे देखा तो उस पे साइन जो थे वो थे चौधरी चरण सिंह जी के, जो उस वक्त के हिंदुस्तान के 5वें प्रधानमंत्री थे। और उस पे जो मोहर लगी हुई थी, मोहर थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। जब ये थाने के लोग ये सब कुछ देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब चौधरी चरण सिंह सब कुछ हो जाने के बाद वहीं पर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अच्छा, जब ये बात इलाके में या फिर जिले के अंदर फैलती है, आग की तरह फैल जाती है बात कि प्रधानमंत्री एक थाने में बैठे हुए हैं, तो जितने भी अफसर थे और जितनी जल्दी आ सकते थे उन्होंने उतनी जल्दी आने की कोशिश करी और लगभग सारे अफसर जिले के उस थाने में पहुंच जाते हैं। और इतनी देर में चौधरी चरण सिंह जी का काफिला भी वहां पहुंच जाता है।
अब चौधरी चरण सिंह वहां से रवानगी तय करते हैं अपनी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक फरमान सुनाया, और फरमान ये था कि उसरहार थाने के जितने भी सिपाही हैं उन्हें सस्पेंड करने का। मतलब उस थाने में जितने भी सिपाही थे, अव्वल दर्जे से निचले दर्जे के जितने भी सिपाही थे, सबको सस्पेंड कर दिया। तो ये थे हिंदुस्तान के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के प्रति इतने ज्यादा वफादार थे। अच्छा, चौधरी चरण सिंह चाहते तो जब वो प्रधानमंत्री बने, उनके पास रिपोर्ट आए, तो चाहते तो किसी अफसर के हाथ में केस दे देते कि भाई देख लो जाके वहां पर क्या है क्या नहीं, जो आजकल अमूमन चाल चलन है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, वो खुद गए और खुद इस चीज को देखा और फिर खुद ही उस चीज की सजा उन्होंने सुनाई। चौधरी चरण सिंह को इसी तरीके से याद किया जाता है। और चौधरी चरण सिंह अपने आप में काफी पॉपुलर प्रधानमंत्री रहे हैं। मिलीजुली सरकार से प्रधानमंत्री बने थे, 21 दिन तक उनकी सरकार चली थी, उसके बाद लोकसभा भंग हो गई थी, वो एक अलग किस्सा है। खैर, तो ये थी चौधरी चरण सिंह की कहानी, जो हम पहले के जमाने में सुनते थे कि राजा महाराजा या फिर बादशाह इस तरीके से अपनी प्रजा का हालचाल लेते थे। लेकिन वो कहानी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिंदा करके दिखाई हमें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसी तरीके से कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।